Hello, hello, hello. Yes. So, in today's lecture, we are going to take reaction mechanism part प्लस थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है वो भी हम कवर कर लेते हैं, ताकि फिर अगर NMR बेस्ड प्रॉब्लम आपको ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स का आता है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ H1 NMR केमिकल शिफ्ट पॉइंट फॉर ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस. तो अभी देखो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स के आपको केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज देती हूँ. सो वी हैव सम हाइड्रोजन. अब H1 NMR शिफ्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है. व्हाट डज इट मीन H1 NMR शिफ्ट. सो लेट अस ऑब्जर्व सम वैल्यूज. यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज देती हूँ आपको केमिकल शिफ्ट के. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द H1 NMR केमिकल शिफ्ट. राइट. H1 NMR केमिकल शिफ्ट में हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली मेटल को अटैच है तो उसकी डेल्टा वैल्यू कितनी होगी. अगर वो कार्बन को अटैच है और वो कार्बन मेटल को अटैच है तो उसकी डेल्टा वैल्यू कितनी होगी. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो H1 NMR केमिकल शिफ्ट फॉर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इफ योर कंपाउंड इज MnCO5H. So now in this complex hydrogen is directly attached to the manganese यानी कि metal. So delta value in ppm is very negative, that is -7.5. अगर वही हाइड्रोजन्स कार्बन को अटैच है एंड दैट कार्बन इज अटैच टू द मेटल तो थोड़ी सी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, 1.8 हो गई. अब अगर कोई भी अल्कीन कॉम्प्लेक्स से हैप्टिसिटी 2 C2H4 थ्राइस, सो और थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज 3.06. और अगर मेटालोसिन है फॉर एग्जांपल हैप्टिसिटी 5 C5H5 ट्वाइस Fe और दूसरा कोई मेटल है हैप्टिसिटी 6 C6H62 Cr, तो इन केस में जो वैल्यू है वो नियरली 4 होती है. तो वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई देखो. डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द मेटल, डेल्टा वैल्यू इज -7.5. CH3 ग्रुप अटैच टू द मेटल, वैल्यू स्लाइटली इंक्रीजेस 1.8. नाउ अल्कीन में कार्बन भी डायरेक्टली नहीं अटैच होता है. आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड तैयार करते हैं. सो इन केस ऑफ C2H4 थ्राइस द डेल्टा वैल्यू इंक्रीजेस to 3.06. और in case of metallocene where this metal is sandwiched between these two rings, delta value is 4. Then तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कब होती है डेल्टा वैल्यू, when that hydrogen is directly attached to the metal. ठीक है, याद रहेगा सबको. अब कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि so write down the example of. यहाँ H1 NMR में कितने सिग्नल्स आएंगे, किसका सिंगलेट होगा किसका मल्टीप्लेट होगा ये हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो H1 NMR सिग्नल्स सो H1 NMR सिग्नल्स के लिए एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताती हूँ. आयरन Fe. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, C5H5 ट्वाइस एंड CO ट्वाइस. अब इतना ही आपको दिया है, कॉम्प्लेक्स इतना ही आपको दिया है, बाकी सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है. अब मुझे बताओ, दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे आप बताओ. दो साइक्लोपेंटाडाइन की 2 रिंग्स है, कार्बोनिल 2 है और आयरन दिया है. सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बता सकते हो आप. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगर आप C5H5 इसके 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो 5 + 5 10, ये 4 ये 14 हो गए. इसके 8, सो 14 + 8 वो कितने हो जाएंगे
22, सो 22 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतना तो हमें नहीं चाहिए, हमें 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 22 से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स अगर आपको बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। कैसे कर सकते हैं, ये जो C5H5 आपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनर कंसिडर किए है ना, तो हो सकता है कि एक रिंग हैप्टिसिटी 5 वाली है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, और एक रिंग हैप्टिसिटी 1 वाली है विच इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनर इंस्टेड ऑफ 5। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपके कम हो गए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को हमेशा आपको कैसे देखना है, दिस इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड इट इज फॉलोइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सो आयरन, पुट द आयरन हियर। नाउ one ring is fully C5H5 हैप्टिसिटी 5, वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, एंड अनदर रिंग इट विल बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मैं उसे इस तरीके से दिखाऊंगी, 1 कार्बोनिल अनदर कार्बोनिल। सो आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 2 कार्बोनिल के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 2 प्लस ये है हैप्टिसिटी 5 वाला, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये है हैप्टिसिटी 1 वाला, इसके 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। नाउ हाउ मेनी सिग्नल्स यू विल ऑब्टेन फ्रॉम दिस C5H5 रिंग। H1 NMR स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस रिंग में 1 2 3 4 5, ये 5 हाइड्रोजन है। इस रिंग में भी 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब कितने सिग्नल्स आएंगे, कितने सिग्नल्स आएंगे। सो पहले हम स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर में क्या होता है, देखो कि रिंग में जो कार्बन मेटल को अटैच हुआ है उसकी पोजीशन फिक्स रहती है। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 इट इज अटैच टू मेटल, तो कार्बन नंबर 1 ही मेटल को अटैच रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये कार्बन नहीं अटैच है, ये नहीं अटैच है, ओनली दिस कार्बन नंबर 1 इज अटैच टू द मेटल। और ये जो हैप्टिसिटी 5 वाली C5H5 रिंग है, इसके सारे कार्बन्स मेटल के इक्वली कॉन्टैक्ट में है। राइट, हैप्टिसिटी का मतलब ही वो होता है हाउ मेनी कार्बन्स आर इंटरेक्टिंग विथ मेटल। सो हैप्टिसिटी 5 है, मतलब ऑल द 5 कार्बन्स आर इंटरेक्टिंग विथ मेटल। अब फॉर दिस हैप्टिसिटी 5 C5H5 रिंग, सिंस ऑल कार्बन्स आर इक्वली इंटरेक्टिंग विथ मेटल, ऑल हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट, सारे हाइड्रोजन्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ऑल 5 हाइड्रोजन्स दे आर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कपल नहीं होते हैं। सो ऑल दीज 5 हाइड्रोजन विल गिव अ सिंगलेट। राइट, तो इन 5 हाइड्रोजन को कपल होने के लिए उनके रिंग में दूसरा कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है तो वो एक दूसरे के साथ कपल नहीं होते हैं, ओनली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कपल विथ ईच अदर। तो पांचों हाइड्रोजन मिला के 2Ni+1, ये रूल अगर आप अप्लाई करोगे 2Ni+1, सो n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, n की वैल्यू 0 है। n मतलब नेबरिंग हाइड्रोजन विच आर नॉट इक्विवेलेंट टू दैट हाइड्रोजन, वो 0 है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 1। सो देयरफॉर सिंगलेट विल बी ऑब्टेन्ड फॉर C5H5 रिंग। ठीक है, अब देखो इस रिंग के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सपोज दिस इज 1 हाइड्रोजन, ये एक टाइप का है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये दूसरे टाइप के हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये तीसरे टाइप के हैं। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टोटल यू गॉट हियर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन मिले हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ हैप्टिसिटी 1 C5H5 रिंग, C5H5 हैप्टिसिटी 1, 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एक क्या है, एक हाइड्रोजन फर्स्ट टाइप का है, उसके 2 सिग्नल्स आएंगे। दूसरे टाइप के 2 हाइड्रोजन है, उसके 3 सिग्नल आते हैं, और तीसरे टाइप के भी 2 हाइड्रोजन है, उसके भी 3 सिग्नल आते हैं। सो यहाँ पे मल्टीप्लेट होगा, मल्टीप्लेट। अब इसके एग्जैक्ट सिग्नल्स जो है वो स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में पूछते भी हैं तो आप ये लिख सकते हो 3 × 3 9, 9 × 2
18 सिग्नल्स, बट ये ओवरलैप्ड होते हैं कुछ सिग्नल्स, इसलिए वो स्पेक्ट्रो कॉम्प्लिकेटेड होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इसका मल्टीप्लेट मिलता है। मल्टीप्लेट मतलब मोर देन 1 पिक, बहुत सारे पिक अगर है, मोर देन 4 और 5 अगर है ना, जनरली मोर देन 4 अगर है तो उसे मल्टीप्लेट बोलते हैं। सो इसका मिलता है आपको मल्टीप्लेट एट अ वेरी लो टेम्परेचर। डन, लो टेम्परेचर डेटा इज डन। नाउ डिस्कस अबाउट हाई टेम्परेचर डेटा। Let us discuss about the high temperature data. Now see, at a high temperature, at a high temperature कितने सिग्नल्स मिलेंगे? सो फॉर हैप्टिसिटी 5 C5H5 स्टिल ऑल द कार्बन दे आर इन इक्वल कॉन्टैक्ट विथ मेटल, सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो एज यूजुअल इसका जो है सिंगलेट ही मिलने वाला है, इसका सिंगलेट ही मिलेगा। बट इन केस ऑफ हैप्टिसिटी 1 C5H5 रिंग, इन केस ऑफ हैप्टिसिटी 1 C5H5 रिंग, अब पहले ये कार्बन आयरन के कॉन्टैक्ट में है, बट हाई टेम्परेचर की वजह से देर इज अ मैकेनिज्म नोन एज अ रिंग विजर मैकेनिज्म। इन रिंग विजर मैकेनिज्म दिस कार्बन शिफ्ट एंड दिस कार्बन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ आयन। उसके बाद ये कार्बन भी आयन के कांटेक्ट में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। सो अगर अभी कार्बन नंबर 1 is attached to iron, तो थोड़ी देर बाद कार्बन नंबर 2 will be attached to iron, then 3, then 4, then 5. So all carbon they act in a ring visor mechanism, मतलब वो रिंग जो है वो सर्कुलेट होती रहती है, डिफरेंट कार्बन मेटल के कांटेक्ट में आते हैं। अब ये कैसी केस हो गई? इसके जैसी केस हो गई कि सारे कार्बन आयन के कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी सारे कार्बन आयन के कांटेक्ट में इक्वली आते हैं, और वो मैकेनिज्म रिंग विजर का मैकेनिज्म, रिंग विजर का ये जो मैकेनिज्म है ये इतना फास्ट होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग कार्बन को अलग अलग डिटेक्ट नहीं कर पाती है, राइट ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी टेक्निक है वो सारे कार्बन को अलग डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है, बिकॉज वो रिंग विजर का मैकेनिज्म बहुत फास्ट होता है। तो क्या हुआ, फिर से सारे कार्बन इक्विवेलेंट हो गए, मतलब सारे हाइड्रोजन्स भी इक्विवेलेंट हो गए। अगर सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, अगेन इन दिस केस सिंगलेट विल बी ऑब्जर्व्ड एट अ हाई टेम्परेचर फॉर हैप्टिसिटी 1 रिंग। हैप्टिसिटी 5 के लिए लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों जगह पे सिंगलेट ही आएगा, बट हैप्टिसिटी 1 के लिए लो टेम्परेचर पे मल्टीप्लेट आएगा और हाई टेम्परेचर पे सिंगलेट आएगा। सो दीज 2 points are important, so note it down. Then we will start our reaction mechanism part. The next part is, give the heading organometallic reactions and catalysis.
ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस एंड कैटालिसिस। ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस, बहुत इजी होते हैं ये रिएक्शंस, एंड कैटालिसिस। ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस एंड कैटालिसिस, ऑल रिएक्शंस आर वेरी इजी और याद रखने में भी इजी है। सो देखो, टाइप वन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग गेन और लॉस ऑफ लिगैंड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग गेन और लॉस ऑफ लिगैंड, यानी लिगैंड ऐड भी हो सकते हैं, लिगैंड एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अब देखो फर्स्ट टाइप, इसमें फर्स्ट टाइप है लिगैंड डिसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। टाइप ए लिगैंड डिसोसिएशन, मतलब लिगैंड जो है वो डिटैच हो गया कॉम्प्लेक्स से, एंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि उस जो लिगैंड रिमूव हुआ है उसकी जगह पे नया लिगैंड आ गया। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट किया उसने। लिगैंड डिसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ये हमारा पहला टाइप। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपसे क्लियर करती हूँ। तो देखो, अगर रिएक्शन का टाइप आपका एडिशन टाइप का है, अगर रिएक्शन का टाइप एडिशन टाइप का है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से चेंज होगा? चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने चेंज होगी? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ठीक है, तो पहला टाइप है एडिशन। अगर ऐड हुए हैं, कोई भी लिगैंड अगर ऐड होता है ना, फॉर एग्जांपल देखो, एडिशन किसकी होती है? H2 की एडिशन होती है, उसके बाद CH3OH इसकी एडिशन होगी, Cl2 की एडिशन होगी। सो एडिशन होने के बाद, इन एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, H2 जब ऐड होगा ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गए। CH3OH और CH3Cl जब ऐड होगा तो ये दोनों सेपरेट ऐड होंगे। Cl2 जब ऐड होगा तो ये दो क्लोरीन ऐड होंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस बाय 2 यूनिट। 2 यूनिट से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। अब एडिशन के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड आया है क्या कि ऑक्सीडेटिव एडिशन है? नहीं है। अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होती, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ अभी ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 से इंक्रीज होगा ही, बट ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से इंक्रीज होगी इन ऑक्सीडेटिव एडिशन। जस्ट एडिशन अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से इंक्रीज होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं, एज इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अब वही है डिसोसिएशन अगर होता है, डिसोसिएशन और एलिमिनेशन, डिसोसिएशन और एलिमिनेशन, तो चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिडक्टिव इलिमिनेशन, सो इन दिस टाइप, रिडक्टिव इलिमिनेशन के टाइप में एलिमिनेशन हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से डिक्रीज होगा, ये बात तो कंफर्म है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? 2 से कम हो जाएगी। रिडक्टिव इलिमिनेशन में क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से कम हुआ और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी 2 से कम हुई। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करो। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन आपको एग्जाम्पल लिख के देने के बाद और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख के देती हूँ मैं, 1-2 एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ऑक्सीडेटिव एडिशन का एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीडेटिव एडिशन का एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द कॉम्प्लेक्स MO, यहाँ पे कोई न्यूट्रल लिगैंड है, ये +1 में है। अब यहाँ पे एडिशन हुई है H2 की, H2 के एडिशन में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 4 था, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो गया। देखो यहाँ पे सपोज 3 कार्बोनिल है, 1 क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन 6 पोजीशन पे ऐड हुए और ये सारे कार्बोनिल, यहाँ पे क्लोरीन कार्बोनिल एज इट इज। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की +1 थी, अब यहाँ पे हो गई है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 थी, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 बन गई है।
+1 एंड +3, +1 क्यों थी, क्लोरीन -1 होता है तो मेटल के ऊपर +1 चार्ज आएगा। यहाँ पे +3 क्यों हो गई, क्लोरीन -1, ये 2 हाइड्रोजन -1 टोटल -3 हो गए, मेटल के ऊपर आएगा +3 चार्ज। समझ रहे हो? तो 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 यूनिट से इंक्रीज हो गए। अब इसी का आप रिवर्स लेते हो, इसी का रिवर्स, ये 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था वो 4 बन गया। यही होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, 6 से 4 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 से +1 हो गए। तो फॉरवर्ड अगर जाते हो आप तो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, रिवर्स अगर जाते हो तो रिडक्टिव एलिमिनेशन है। डन। और एग्जांपल्स लेंगे हम इसके। रिएक्शन लिखो। फर्स्ट CO डिसोसिएशन रिएक्शन, इसका नाम है CO डिसोसिएशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ है देखो, मॉलिब्डेनम का एक कॉम्प्लेक्स है MO 1 2 3 1 2 3, ये कार्बोनिल्स अटैच्ड है और यहाँ पे CP अटैच है, कार्बोनिल्स अटैच है और यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन, CP मीन्स साइक्लोपेंटाडाइन। अब देखो सपोज यहाँ पे हिट करने के बाद प्रोडक्ट क्या आएगा, उसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स आएंगे ये आपको पूछा जाता है। सपोज हिट किया है और 2 कार्बोनिल जो है वो एलिमिनेट हो गए, 2 कार्बोनिल्स आर एलिमिनेटेड। 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो हमें फॉलो करना है। सो यू कैन सी हियर मॉलिब्डेनम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बोनिल के 6 इलेक्ट्रॉन, CP के 5 इलेक्ट्रॉन, 6 6 12, 12 + 5 17 और मेटल मेटल बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब CO डिसोसिएट होने के बाद भी इट शुड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ CO। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा आपको, अब 2 CO तो डिसोसिएट हो गए, 2 CO तो डिसोसिएट हो गए, MO यहाँ पे 3 की जगह पे 2 CO रह गए हैं 1 2, यहाँ पे भी एक CP है और 2 CO है 1 2। अब ये एक मेटल मेटल बॉन्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं फॉलो हो रहा, राइट। तो यहाँ मॉलिब्डेनम के कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 कार्बोनिल के 4 इलेक्ट्रॉन, CP के 5 इलेक्ट्रॉन, 6 + 4 10, 10 + 5 15, राइट, 10 + 5 15। कितने इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, और ये एक मेटल मेटल बॉन्ड का, ये हो गए 16, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग 17 18। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड से, और 2 मेटल मेटल बॉन्ड बन जाएंगे और ये और 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे। सो दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये एग्जाम्पल है CO डिसोसिएशन मैकेनिज्म का, समझ रहे हो, CO डिसोसिएशन मैकेनिज्म। अब देखो कुछ केस में क्या होता है, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन होता है। लिगैंड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक एक्स्ट्रा लिगैंड आपको चाहिए, PCH3 थ्राइस। अब हिट करने के बाद
ये लिगैंड यहाँ पे किसी को तो सब्स्टिट्यूट करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक कार्बोनिल भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है. सो फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स 1 carbonyl get dissociated and it is replaced by PCH3 thrice. It is replaced by PCH3 thrice plus CO. CO is dissociated. So this is substitution reaction. Substitution reaction. Okay? समझ रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? अब ये क्या है? फॉस्फाइन का लिगैंड है. कैसे दिखता है? CH3 CH3 CH3. राइट, इट इज अ फॉस्फाइन लिगैंड. सो फॉस्फोरस को अटैच 3 ग्रुप होंगे कौन से भी, तो उन सबको फॉस्फाइन बोला जाता है. ठीक है, दिस इज फॉस्फाइन लिगैंड. इसके ही बारे में हमारा आगे का पॉइंट है. सो नोट इट डाउन एंड गिव द नेक्स्ट हेडिंग, फॉस्फाइन लिगैंड and their cone angle. Phosphine ligand and their cone angle. So phosphine ligand का जो cone angle है वो कैसे डिटरमाइन करता है कि सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, वो हम देखेंगे. डन. Phosphines and cone angle. Phosphines and cone angle. So what is the cone angle? वो मैं पहले क्लियर करती हूँ. Suppose you draw a cone like this. इस तरीके का कोन आपने ड्रॉ किया है, राइट. अब ये जो एंगल है ना, ये थीटा है. यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो 1, सपोज द PR3 इज द लिगैंड. यहाँ पे एक R ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है, और ये तीनों R ग्रुप किसको अटैच्ड है? फॉस्फोरस को अटैच्ड, राइट. अब ये तीनों R ग्रुप यहाँ पे एक एंगुलर पोजीशन में अटैच है, ऐसा अगर आप कंसिडर करते हो तो ये कितना एंगल यहाँ पे बना रहे हैं? दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ कोन एंगल. कोन एंगल. तो अगर ये R ग्रुप बल्कि है, R ग्रुप रिक्वायर अ लार्ज पोजीशन, सपोज R ग्रुप रिक्वायर लार्ज पोजीशन, तो उसका कोन जो बनेगा वो कोन भी बड़ा बनेगा और ये कोन एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा. सो सपोज दिस इज θ1, दिस इज θ2. सो θ1 इज लेस देन θ2. मतलब ये जो P, यहाँ पे फॉस्फोरस लिखो, ये जो PR-3 है इसका कोन एंगल ज्यादा है. सो कोन एंगल ऑफ PR-3 इज ग्रेटर देन PR3. अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मोर इज द कोन एंगल. अगर आपका कोन एंगल ज्यादा है मतलब वो फॉस्फोरस का लिगैंड वो ज्यादा बल्कि है, एंड बल्कि लिगैंड इज हैविंग फास्ट रेट ऑफ डिसोसिएशन. मेटल को अटैच, सपोज कोई स्मॉल लिगैंड है और एक बल्कि लिगैंड है. सो बल्कि लिगैंड इज हैविंग लार्जर रेट ऑफ डिसोसिएशन. अगर वो जल्दी डिसोसिएट होता है तो इनकमिंग लिगैंड विल अटैच टू मेटल इन अ लार्जर रेट. सो द लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रेट इंक्रीजेस. अगर जाने वाला जो लिगैंड है ना, डिसोसिएट होने वाला, वो फास्ट डिसोसिएट होता है, तो जो आ रहा है लिगैंड वो जल्दी अटैच होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन का रेट वहां पे इंक्रीज होगा. So as the cone angle increases, rate of substitution reaction also increases, or rate of dissociation of that ligand also increases.
समझ रहे हो? तो मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ फॉस्फोरस के लिगैंड के, उनके कौन एंगल देती हूँ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, आउट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्सेस विच कॉम्प्लेक्स विल हैव हाइयर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको फॉस्फोरस लिगैंड ऑब्जर्व करना है, जिसका कौन एंगल ज्यादा है उस कॉम्प्लेक्स का रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेट अस राइट डाउन सम कोन एंगल्स। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एज कोन एंगल इंक्रीजेस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फाइन लिगैंड इंक्रीजेस। एज कोन एंगल increases, as cone angle increases, rate of dissociation of phosphine ligand also increases। मतलब rate of reaction, rate of substitution reaction increases, rate of substitution reaction increases। डन। अब कुछ लिगैंड और उसके कोन एंगल यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं, लिगैंड एंड देयर कोन एंगल। तो हमेशा आपको ये कंसिडर करना है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग जो भी लिगैंड है उसका कोन एंगल हमेशा कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज ही कम है, तो वो जो भी लिगैंड बनाएगा उसकी साइज भी कम होगी, मतलब कोन एंगल कम होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ये? So if ligand is pH3, if ligand is pH3 and if it is pF3, तो इन दोनों में pH3 का कोन एंगल कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन की साइज कम है। तो pH3 का कोन एंगल है 87 डिग्री, pF3 का है 104 डिग्री। सो कंपेयर इन बिटवीन टू। अब वही मैं लिख रही हूँ P OCH3 थ्राइस एंड P CH3 थ्राइस। तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन अगर है ना तो उसका कोन एंगल कम होता है। OCH3 एंड CH3 में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कोन एंगल कम होता है, वो एटम को अट्रैक्ट करके रखता है, ज्यादा स्प्रेड नहीं होने देता। ठीक है, सो POCH3 थ्राइस का कोन एंगल जो है वो 107 है, बट PCH3 थ्राइस का कोन एंगल जो है वो 118 डिग्री है। डन। ऑक्सीजन अगर आता है तो कोन एंगल कम होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ वी विल कंपेयर बिटवीन PCl3 एंड PBr3। सो ऑब्वियसली ब्रोमीन इज हैविंग लार्ज साइज, तो उसका कोन एंगल भी ज्यादा होगा। सो PBr3 का 131 डिग्री है, बट PCl3 का कोन एंगल जो है वो 124 डिग्री है। वही बात करें हम फॉस्फोरस C6H5 थ्राइस यानी कि फेनाइल रिंग, और वही अगर आप हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते हो फ्लोरीन से तो क्या होगा, हाइड्रोजन की साइज कम है, कोन एंगल भी कम है 145, फ्लोरीन की साइज ज्यादा है, कोन एंगल बन गया 184 डिग्री। अब कोन एंगल टॉप टू द बॉटम इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन थे, टॉप टू द बॉटम में क्या फर्क पड़ा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे OCH3 तो 87 से 107 हो गया। अब ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है ना, दे आर फ्रॉम क्लोरीन इज फ्रॉम थर्ड पीरियड, जहाँ पे डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, जिसकी साइज ज्यादा है, और ये जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, कार्बन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड। सो थर्ड पीरियड के एलिमेंट का कोन एंगल हमेशा ज्यादा होगा 124, यहाँ पे डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। अब C6H5 इट इज अ रिंग ऑफ 6 कार्बन, तो ऑब्वियसली उसका कोन एंगल इससे ज्यादा होगा, तो वो आता है 145, और फ्लोरीन अगर है तो 184। तो कैसे कोन एंगल इंक्रीज हो रहा है आप देख सकते हो। सो नोट इट डाउन, नोट डाउन करो। डन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन के।
लेट्स टेक सम एग्जांपल. एक एग्जांपल ले लो, फॉस्फाइन लिगैंड अभी जो हमने सीखा है उसके ऊपर बेस्ड. रिलेटिव रेट ऑफ एलिमिनेशन, रिलेटिव रेट ऑफ एलिमिनेशन. तो आपको यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए हैं, किसका एलिमिनेशन का रेट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा. एलिमिनेशन का रेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, कोन एंगल के ऊपर. कोन एंगल जिसका ज़्यादा है वो लिगैंड जल्दी डिसोसिएट होगा, उसका एलिमिनेशन रेट ज़्यादा होगा. ठीक है. सो द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज पैलाडियम विथ 2CH3 एंड 2PPH3, PPH3 यानी कि 3 फेनाइल रिंग अटैच है फॉस्फोरस को. दिस इज कंपाउंड 1. कंपाउंड 2, मेटल इज द सेम, 2CH3 ligands are same, but here PH2 मिथाइल, एक PH रिमूव किया है मिथाइल से, 2 PH एज इट इज और एक PH रिप्लेस किया मिथाइल से. थर्ड पैलाडियम, ये 2CH3 एज इट इज. अब यहाँ पे फॉस्फोरस को अटैच 2 PH है, बट तीसरा कोई भी लिगैंड नहीं है, तीसरा डायरेक्टली ये साइक्लोफॉस्फोरस लिगैंड बनाया है. मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है. अब इस तरीके के 3 कंपाउंड दिए हैं. अब आपको बताना है कि किस में रेट ऑफ एलिमिनेशन फास्ट होगा. सो इफ यू इमेजिन हियर phosphorus is attached to 3 phenyl ring, PH, 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 and here phosphorus is attached to 2 phenyl ring and 1 methyl group. तो CH3 की साइज कम है एज कम्पेयर टू PH. तो यहाँ कौन एंगल डिक्रीज होना चाहिए, कौन एंगल डिक्रीज होना चाहिए, थीटा शुड डिक्रीज, क्योंकि PH को रिप्लेस किया है CH3 से. तो इसका कौन एंगल जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस. नाउ सी हियर, यहाँ पर 2 PH है, अब तीसरा CH3 भी नहीं रखा है, तीसरा सिर्फ CH2 रखा है और इसे रिंग में एडजस्ट कर दिया. अगर ये रिंग आप बनाते हो ना तो कौन एंगल जो है वो कम होगा, क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे को अटैच्ड है. PPH2 एज इट इज, बट ये तीसरा जो है ये CH2 है इंस्टेड ऑफ CH3. तो ये जो कौन एंगल बनेगा यहाँ पे फॉस्फोरस के लिगैंड का वो कम होगा, तो ये इससे भी कम है. सो कौन एंगल इज हाईएस्ट फॉर दिस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. देन सेकंड सबसे कम है थर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का रेट क्या है, देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ डिसोसिएशन इज 10⁻³ पर सेकंड. सेकंड कॉम्प्लेक्स का रेट कम है 10⁻⁵ पर सेकंड. थर्ड कॉम्प्लेक्स का रेट उससे भी कम होगा. कौन एंगल जितना ज्यादा उतना रेट ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा रेट है. इससे कम रेट 10⁻⁵, इससे कम रेट है 10⁻⁷ पर सेकंड. ठीक है, तो रेट डिक्रीज हुआ. कौन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट. जितना ज्यादा कौन एंगल है उतना डिसोसिएशन का रेट ज्यादा होगा और सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको.
अब हम नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन के एग्जाम्पल, रिडक्टिव एलिमिनेशन के एग्जाम्पल, हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होता है, साइक्लोमेटाइलेशन कैसे होता है, ये सारे रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ये लेक्चर रिवाइज करके आओ और बुक में से रीड करके आओ।